हेलो एवरीवन। गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस को समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बिना सिलेबस के तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सामान्य हिंदी में सबसे नंबर 1 पर क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसके बारे में। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, और हिंदी से संबंधित हिंदी भाषा परिवार की, ठीक, जो भी अन्य भाषाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी भाषा कैसे बनी है। ठीक है, ये सारी जानकारियां। अच्छा, दूसरा है हमारा हिंदी व्याकरण। दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। मौलिक ज्ञान से आपका क्या मतलब है? मौलिक ज्ञान का मतलब होता है जो भी बेसिक नॉलेज। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल ग्रामर पर से। तो इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला हो गई। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आप स्वर, व्यंजन, इनको पहचानना, इनकी संख्याएं, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान, ये सारी चीजें। ठीक है, किस स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान है, किस व्यंजन का कौन सा उच्चारण स्थान है, किस व्यंजन वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये सारी जानकारी वर्णमाला के अंतर्गत आपको होनी चाहिए। अगला है तद्भव और तत्सम। ठीक है, शब्दों को पहचानना। शब्द कोई दे दिया जाएगा, कहेंगे इसका तत्सम रूप कौन सा है, या फिर पूछ देंगे ये दिया गया शब्द तद्भव में है या तत्सम में है। ठीक है, तो तद्भव क्या होते हैं? सामान्य बोलचाल वाले शब्द होते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? ये शुद्ध संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम क्या होता है? संस्कृत का शुद्ध शब्द, शुद्ध रूप। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? एक ही अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जैसे आप बहुत से पर्यायवाची पढ़े होंगे आपने। ठीक है, अगला क्या है? विलोम। विलोम का क्या मतलब होता है? किसी भी शब्द का उल्टा, विपरीत। ठीक, विपरीत अर्थ वाला विलोम कहलाता है। अनेक अर्थ, देखो यहाँ पर दो शब्द है, एक अनेकार्थक का, एक पर्यायवाची। दोनों में अंतर समझेंगे। अनेकार्थक का मतलब होता है जैसे एक ही शब्द है और उसके एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, इसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कनक। कनक मीन्स सोना भी होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है। ठीक, इस तरीके के बहुत से शब्द होते हैं। अनेकार्थक शब्द मतलब शब्द एक ही है लेकिन उसके एक से अनेक अर्थ होते हैं। और पर्यायवाची में क्या होता है? एक ही अर्थ वाले शब्द, मतलब जैसे कि मान लीजिए नदी। ठीक, नदी के अन्य जो शब्द है और अर्थ उनका नदी ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पर्यायवाची और अनेकार्थक हो गए। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इसका क्या मतलब है? 3 से 4 शब्दों का एक समूह दिया होगा और उस शब्द समूह को विस्थापित करके कोई एक शब्द आपको बताना होता है। ठीक, जैसे जिसे हराया ना जा सके, अजेय। ठीक, जो जिसे मारा ना जा सके, अमर। इस तरीके से ये हो गए हमारे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। अगला कौन सा है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। नंबर 1 पर्यायवाची, नंबर 2 अनेकार्थक और नंबर 3 भिन्नार्थक शब्द, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए पर्यायवाची का बता ही दिया है, एक ही अर्थ रखने वाले शब्द। अनेकार्थक का मतलब हो गया शब्द एक ही है लेकिन उसके एक से अनेक अर्थ हैं। और समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है उच्चारण की दृष्टि से लगभग मिलते जुलते होंगे। ठीक है, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख करके समझाए आपको, एक हमने लिखा आंगन और एक लिखा आंगन। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर समझेंगे। उच्चारण के हिसाब से, लिखने के हिसाब से एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला आंगन वास्तव में जो घरों में आंगन होता है वो है, और ये वाला आंगन ये स्त्री, इसका मतलब होता है स्त्री। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों के अंतर को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, पर्यायवाची, अनेकार्थक और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये हो गया। अगला क्या है? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अब देखिए वाक्य कोई दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा, मतलब 3-4 वाक्य दिए रहते हैं ऑप्शन में, पूछेंगे कौन सा व्याकरण रूप से शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध करने का मतलब ये हो गया व्याकरणीय रूप से भी देखना है। ठीक है, मतलब वहां पर हमारा क्रिया या फिर संज्ञा, सर्वनाम, ठीक, ये सारी चीजें। और इसके अलावा उसमें विराम चिन्ह भी देखे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो विराम चिन्ह के आधार पर, इन सारी चीजों के आधार पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये एक टॉपिक हो गया। अगला है लिंग। लिंग, देखिए अगर बात की जाए हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस तरीके से लिंग के बारे में भी शब्द दे देंगे और पूछेंगे दिया गया शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में पुल्लिंग लगते हैं लेकिन वास्तव में स्त्रीलिंग होते हैं, और बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में स्त्रीलिंग लगते हैं लेकिन वास्तव में पुल्लिंग होते हैं। तो इस तरीके से शब्दों को पहचानना सीखना है। ठीक, किस लिंग का शब्द है ये। अगला कौन सा है? वचन। वचन की बात की जाए, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है दिया गया शब्द किस वचन में है। ठीक है, वाक्य दे देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, कहेंगे अंडरलाइन शब्द जो है वो किस वचन में है, एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। ठीक है, हिंदी भाषा में एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसके बाद में आता है कारक। कारक क्या होते हैं? कारक वे शब्द होते हैं जो एक वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया के साथ में संबंध बताते हैं, मतलब उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अगर कारक की बात की जाए संख्या की तो 8 होते हैं ये, है ना। कर्ता,
अगर इनके पहचानने की बात की जाए तो एक शब्द दिया रहता है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में या पर, ठीक है, संबंध, काकी के नानी ने रानी रे संबंध और संबोधन होता है हे भू और अरे। इस तरीके से 8 होते हैं कारक, ठीक है, इनको पहचानना उसमें पूछा जाता है कौन सा शब्द किस कारक में है, ठीक। और वो इसको कैसे पहचानेंगे, पूरा वाक्य पढ़ेंगे और वहां पर एक हम लोग अपना शब्द देखेंगे, जैसे ने लिखा हुआ है, ठीक है, ने के पहले कोई शब्द यहाँ पर दिया गया तो क्या हो गया, ये शब्द हमारा कर्ता हो जाएगा, ठीक। अगर को है और को से पहले यहाँ पर है तो कर्म हो जाएगा। ये होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से पहचाने हम लोग कारक उसका, ठीक है। अगला क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम को जानने के लिए पहले संज्ञा पता होना चाहिए, है ना। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में भी पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं। और सर्वनाम क्या होता है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसका देखिए शाब्दिक अर्थ भी है, अगर इसका संधि विच्छेद करना, सर्व नाम, ठीक है, ऐसा नाम जो सब सर्व है ना, सब जगह मान्य हो। इस तरीके से जैसे कोई भी शब्द बोल सकते हैं, जैसे लड़का हो गया, अब लड़के में किसी पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं गया किसी का, ठीक। तो इस तरीके से संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद में विशेषण, और विशेषण क्या होते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अगला क्रिया, क्रिया हो गया, ठीक, 2-4 शब्द है यहाँ पर, क्रिया हो गया। बाकी काल, अब देखिए काल से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एक मिनट पहले क्रिया नहीं बताया, क्रिया से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, अकर्मक क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, ये पूछ देते हैं। वाक्य लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे दिए गए वाक्य में जो अंडरलाइन शब्द है, क्रिया है, वो किस रूप में है, ठीक, सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। अगला है काल, काल पहचान वाले लेते हैं उसमें, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अनिश्चित वर्तमान काल, इस तरीके से काल भी आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अच्छा, वाच्य की बात की जाए, जैसे इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, वैसे ही कर्मवाच्य और कर्तवाच्य, ठीक, ये भी वाक्य पहचानवाएंगे वो किसमें है, ये कर्मवाच्य में है या फिर कर्तवाच्य में है, ठीक। वाक्य को पढ़ेंगे, अगर उसमें कर्ता प्रधान दिख रहा है तो कर्तवाच्य हो गया वो, अगर उसमें कर्म प्रधानता दिखा रहा है तो वो कर्मवाच्य हो गया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वाक्य दे देंगे, पूछेंगे दिया गया वाक्य निम्नलिखित में से किस वाच्य में है, ठीक है, तो उसका वाच्य हमको पहचानना होता है। अव्यय, उपसर्ग, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक, ये तो शब्द को देख करके बताएंगे हम लोग, प्रत्यय से बना है, उपसर्ग से बना है, इस तरीके से। संधि, ठीक है, संधि भी एक अच्छा टॉपिक है, और यहाँ पर इनकी तो परिभाषाएं रखनी पड़ेंगी हम लोग को, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, ये सब, ठीक है। इसके बाद में क्या है, समास, जो भी समास इंपॉर्टेंट है वो भी देखना है। और विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के अंतर्गत जो भी हमारे गद्य और पद्य लिखते समय चिन्ह को यूज किया जाता है, इससे पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, ये सभी क्या है, विराम चिन्ह में। जैसे उदाहरण चिन्ह हो गया, एक गहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह, सभी किसके अंतर्गत आते हैं, विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको देखना होगा इसमें, ठीक है। अगला क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। यहाँ पर देखिए 2 शब्द है, एक मुहावरा है, एक लोकोक्तियां है। लगभग दोनों का अर्थ एक ही जैसा होता है, ठीक है। बस अंतर यह है कि ये सामान्य बोलचाल में कुछ बोल देते हैं, वही सब मुहावरे हैं, और लोकोक्तियां का मतलब होता है कहीं ना कहीं पौराणिक कहानियों से जुड़ी होती है कहावतें, ठीक है, वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। रस, रस क्या होता है पहले तो यही जान लीजिए। रस क्या होता है, किसी भी काव्य को पढ़ने से या सुनने से या फिर काव्य रूप को देखने से जो भी आनंद की प्राप्ति होती है, जो भी रस आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को बोलते हैं रस बोलते हैं, ठीक है। अगर हिंदी भाषा में रसों की बात की जाए तो पहले शायद 9 थे, अब 11 हैं, ठीक। अब इनमें से देखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में छंद, छंद क्या होते हैं, किसी भी कविता को जो लयबद्ध तरीके से लिखा जाता है, पद्य को लयबद्ध तरीके से लिखा जाता है, वही छंद कहलाता है, ठीक है। छंद के अंतर्गत सममात्रिक होते हैं, ठीक है, विषममात्रिक होते हैं, अर्धसममात्रिक होते हैं, इस तरीके से छंद भी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाएगा, उदाहरण के रूप में, तो दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, छंद, ये सभी छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बरवय, ये सभी छंद के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या आएगा, प्रश्न ऐसे पूछ देंगे कि दोहा में कितने चरण होते हैं, चौपाई में कितने चरण होते हैं, ठीक। कैसे दोहा को पहचानेंगे हम लोग, चौपाई को कैसे पहचानेंगे, सोरठा, रोला, सवया, कवित्त, ये सभी छंद होते हैं। इसके बाद में अलंकार, ठीक है, जो मुख्य मुख्य अलंकार हैं। जैसे अब अलंकार में प्रश्न कैसे बनेंगे, कोई भी उदाहरण दे देंगे, ठीक, कोई भी उदाहरण दे देंगे, कहेंगे ये दिया गया उदाहरण निम्नलिखित में से किस अलंकार का है, ठीक। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इस तरीके से जो भी मुख्य मुख्य अलंकार हैं उनको पढ़ा जाएगा, ठीक। अलंकार होते क्या है, ये काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार हो गया, रस हो गया और छंद हो गया, सभी क्या है, अलंकरण की चीजें हैं, ठीक है, काव्य को सजाने के काम आती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ठीक, मौलिक ज्ञान के अंतर्गत हमको इतना सब कुछ सीखना है, ठीक है। बेसिक ग्रामर है जो इंग्लिश हिंदी की, ठीक है, उसमें। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अपठित बोध। इसमें क्या होगा, एक कोई भी गद्यांश दिया जाएगा, ठीक, पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, समरी बनानी है मन में और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है, ठीक है, उसको सामान्य चीजों से नहीं जोड़ना है, जो भी उसमें बताया गया उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है,
प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इसके अंतर्गत जो भी मुख्य कवि हैं, ठीक है, चाहे वो आधुनिक युग के ले लीजिए, चाहे वो हमारे जो हिंदी में कई युग हैं, जैसे देखा जाए तो आदिकाल है, वीर गाथा काल है, मतलब अलग अलग कालों में अलग अलग कवि आए हुए हैं, ठीक है। तो सबको थोड़ा बहुत देखना है यहाँ पर। लेखक हो गए और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है, जो मेन मेन रचनाएं हैं उनको भी पढ़ना है यहाँ पर। अगला टॉपिक है हिंदी भाषा में पुरस्कार। देखिए इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषा में पुरस्कार का मतलब क्या है, हिंदी भाषा से जुड़े हुए लेखकों, कवियों आदि को जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, जो वर्तमान में करंट में दिए गए हैं उनको भी याद रखना है, और कौन कौन से पुरस्कार संबंधित है हिंदी भाषा से, ठीक है, हिंदी के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र से कौन कौन से पुरस्कार संबंधित है उनको याद रखना है, ठीक है। जैसे पूछ देंगे कि निम्नलिखित में से साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, या फिर नाम दे देंगे, पूछेंगे किसको दिया गया, इस तरीके से मतलब सारी चीजें इसमें देखनी है, हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं उनको ध्यान रखना है। इसके बाद विविध, विविध के अंतर्गत कुछ भी पूछ सकते हैं। मेन टॉपिक तो यही हो गए हैं, इन्हीं में से थोड़ा सा जोड़ घटा करके इधर उधर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय भाषाएं, हो सकता है इसमें से विविध के अंतर्गत पूछ दें उर्दू किस भाषा में है, किस भाषा परिवार की है, ठीक, अरबी है, फारसी है, अलग अलग भाषाएं पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेन मेन टॉपिक्स हमारे पास में कुल मिलाकर के 5 ही हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हिंदी और उसकी भाषाएं हो गई, अन्य भारतीय भाषाएं, और मौलिक ज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है यहाँ पर। इसके बाद में गद्यांश आएगा, ठीक है, और प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं हो गई, और हिंदी भाषा में पुरस्कार हो गए। इस तरीके से सामान्य हिंदी का इतना ही सिलेबस है, और एक बढ़िया रणनीति बना करके इसको तैयार करना है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रश्नों का पैटर्न नहीं आपको पता होगा तो फिर हल करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए गोल्डन डिस्क के साथ।